यस गाइस, रीड किया यहाँ तक? समझाइए अपने को। अच्छा, अभी आगे देखो, अपन ने सेक्शन 1 पढ़ा, सेक्शन 2 पढ़ा। 1 कवरेज बताता है कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है, सेक्शन 2 डेफिनेशन बताता है, बरोबर। अभी आगे अपन ने क्या पढ़ा कि सेक्शन 1 बोलता है कि दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया। As per section 1, as per section 1, this act is applicable to all over, बरोबर, ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल है। इन इंडिया to whom it is applicable is known by चार्जिंग सेक्शन। ये किससे पता चलता है? यानी इंडिया में किस किस को एप्लीकेबल है वो हमें किससे पता चलेगा? बरोबर। ये क्या बताता है? इंडिया में किस किस को एप्लीकेबल है। बरोबर, इंडिया में ये किस किस को एप्लीकेबल है। आपको अप्लाई होता है, मुझे अप्लाई होता है, किसी को अप्लाई होता है। तो इंडिया तो अभी इसकी जोग्राफिक लिमिट हो गई, पर इंडिया में भी तो इतने टाइप के लोग, इतने अलग अलग लोग हैं, तो किसको ही अप्लाई होता है, बरोबर। तो वो अपने को ये स्पेसिफाई करता है कि इंडिया में किस किस को ये एप्लीकेबल है। एवरी पर्सन whose total income earned during previous year exceeds maximum exemption limit shall be regarded as SSC and income tax shall be charged on income at the rate or rates applicable for that assessment year। उस असेसमेंट ईयर के लिए जो रेट एप्लीकेबल रहेगा उसके हिसाब से चार्ज होगा। अब ये जो डेफिनेशन, जो चार्जिंग सेक्शन है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। पर्सन, प्रीवियस ईयर, मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, एसएससी, रेट और रेट्स। अपना टाइम ये सब पढ़ने में जाने वाला है, मतलब आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर तो ये पढ़ने में चला जाएगा। सेक्शन 4 में जो टर्म्स दिए हो क्या है, मीनिंग देते हैं, उसके बाद अपन किधर पहुंचेंगे। पहला 2-3 लेक्चर तो खाली ये समझाने में जाता है कि इनकम टैक्स है क्या, बरोबर। मैं ऐसे थोड़ी बोल सकता हूँ इनकम टैक्स, इनकम पे जो टैक्स चार्ज हो, उसको समझाना तो पड़ेगा ना। तो पहला ये जो चार्जिंग सेक्शन है, ये चार्जिंग सेक्शन के टर्म्स समझने में ही टाइम चला जाएगा अपना। मेजर टाइम इनके लिए ही एप्लीकेबल है अपना। ये समझेगा, ये बेस है, फंडामेंटल्स है। अगर ये सब समझेगा तो सब बरोबर से समझेगा आपको, क्योंकि हर जगह पे ये वर्ड यूज होने वाले हैं।
बरोबर, समझे। अब उसमें सबसे पहला डेफिनेशन आता है पर्सन का। सबसे पहला डेफिनेशन किसका आता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। पर्सन का डेफिनेशन क्या है? सेक्शन, बरोबर। ये क्या बोलता है? पर्सन शैल इंक्लूड फॉलोइंग। पहला, इंडिविजुअल। दूसरा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हम लोग HUF बोलते हैं। तीसरा, कंपनी। चौथा, पार्टनरशिप फर्म असेस्ड एज सच, इसको बोलते हैं PFAS, मतलब पार्टनरशिप फर्म जिसका पार्टनरशिप फर्म के जैसा ही असेसमेंट होता है, PFAS। पांचवा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसको हम लोग बोलते हैं AOP। क्या बोलते हैं? और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, BOI, बरोबर। वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, मतलब रजिस्टर्ड होवे तो भी, नहीं होवे तो भी। सिक्स्थ, इसको AOP, इसको BOI। लोकल अथॉरिटी, every artificial and judicial person not covered in any of the previous category, जो पीछे की कोई भी कैटेगरी में कवर्ड नहीं हुआ है वो सब इधर आएंगे, बरोबर। यानी ये 7 लोग पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड है। इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, AOP BOI, लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। पांडे जी, वो सब हाँ अलग अलग है, सब पढ़ेंगे ना अभी। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब क्या होता है? राम, सीता, हितेश, रितेश, प्रेम, रोहन, दिव्या, अंकुर, आप, मैं, सब हम किस में आते हैं? इंडिविजुअल्स में, बरोबर। यानी हम लोग को इंडिविजुअल कैटेगरी बोली जाती है, बरोबर। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इनकम टैक्स के अंदर हम लोग को SSC बोला करते हैं। हम बोले तो जो भी लोगों का असेसमेंट होता है, और जो ऑफिसर असेसमेंट करता है उसको बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर। उसको क्या बोलते हैं? जो ऑफिसर हमारा हिसाब किताब देखता है उसको बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर। जो नॉर्मल ऑफिसर है उसको इनकम टैक्स ऑफिसर। जैसे अभी अपने स्कूल के अंदर एक होती थी हमारी क्लास टीचर, एक होती थी सब्जेक्ट टीचर। तो अभी कितनी बार आपका कैसे होता था कि मैथ्स वाली टीचर आपकी क्लास टीचर है, तो आपकी मैथ्स की टीचर भी है, और वैसे ही असेसिंग ऑफिसर
इज द पर्सन हु इज मेकिंग असेसमेंट ऑफ योर डिटेल्स, मतलब आपका कितना इनकम हुआ, कितना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सब हिसाब किताब है, वो असेसिंग ऑफिसर। और बाकी लोग जो आपके लिए वो ऑफिसर्स लोग हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर आपके पर्पस के लिए। तो अपन हमेशा ऐसे ही बात करते हैं, एसएससी और असेसिंग ऑफिसर। तो जब मैं असेसिंग ऑफिसर बोलता हूँ मतलब आपके रिलेटेड ऑफिसर जो आपका हिसाब किताब देखता है। अब वो ऑफिसर कोई भी डेजिग्नेशन का हो सकता है, जैसे अभी मेरा कोई भी ऑफिसर असेसमेंट करेगा तो छोटा सा आईटीओ रहेगा, क्लर्क टाइप। समझो अभी मुकेश अंबानी, उसका असेसमेंट कौन करेगा? कमिश्नर। जैसा एसएससी बड़ा होता है ना, तो उधर की रेजिग्नेशन भी बड़ी होती जाती है। एसएससी इधर छोटा मोटा, तो इधर जो चेक करने वाला वो भी छोटा मोटा, बरोबर। तो हर ऑफिसर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता है, उसकी एक वहाँ की डेजिग्नेशन होती है, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर, क्लर्क। प्लस अगर वो जिस एसएससी का असेसमेंट कर रहा है उसके लिए वो क्या हो गया? असेसिंग ऑफिसर। उसके लिए क्या हो गया? बरोबर। तो असेसिंग ऑफिसर मतलब जो हमारा हिसाब देख रहा है, तो ये असेसिंग ऑफिसर इज नॉट डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन तो दूसरी होती है उसकी डिपार्टमेंट में, हमारा हिसाब देख रहा है इसलिए हमारे लिए वो असेसिंग ऑफिसर हुआ। समझे क्या? बरोबर से। तो जब मैं असेसिंग ऑफिसर बोलता हूँ इसका मतलब ये नहीं कोई छोटा ऑफिसर है, वो हमारा हिसाब देख रहा है। अगर मुकेश अंबानी का असेसिंग ऑफिसर कौन रहेगा? कमिश्नर। मेरा कौन रहेगा? नॉर्मल कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर, एंड सो ऑन। बरोबर। हाँ या ना? ये समझ में आया आपने को? बरोबर से। यानी कि जो चार्जिंग सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन हमको बताता है कि इंडिया में हर वो इंसान जिसकी इनकम जो उसने कमाई मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर है, वो एग्जम्पशन लिमिट से पढ़ेंगे अपन, वो एसएससी है, उसके लिए एक्ट एप्लीकेबल है। जिसके लिए वो नहीं, उसके लिए एप्लीकेबल। तो इंडिया में भी किस किस को ये एक्ट अप्लाई होगा वो हमें बताता है। समझ में आएगा ये? बराबर से। अच्छा, पर्सन में 7 कैटेगरी है। पहला आपने कौन सा देखा? बरोबर। दूसरा आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या आता है? जिसको हम HUF भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज नॉट डिफाइंड इन इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स में उसको डिफाइंड, बराबर। इट इज कवर्ड अंडर हिंदू लॉ। जो हिंदू लॉ होते हैं ना, हिंदू सक्सेशन एक्ट और वो सब में इसका डिस्कशन है, उधर डिफाइन किया हुआ है। इनकम टैक्स, in income tax we take meaning of HUF from Hindu law। हर रिलीजन का एक लॉ बना हुआ है, वो लॉ उस रिलीजन के रिलेटेड चीजों को डिफाइन करता है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहाँ से आता है? हिंदू लॉ से, बराबर। अब इसके ऊपर बड़ा डिस्कशन हुआ है। हिंदू लॉ, हिंदू HUF जो अपन बोलते हैं, ये बहुत बड़ा डेफिनेशन है। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक आधे घंटे में समझ जाओ, पर अपन अभी अपने पर्सपेक्टिव के जितना काम का है उतना पढ़ेंगे। बाकी अभी जैसे लोग जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे ही प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग को पूरे हिंदू लॉ वगैरह याद होनी चाहिए। अपन तो इनकम टैक्स पर्पस जितना हिंदू लॉ क्या होता है, बिकॉज यहाँ पे सेपरेट पर्सन, सेपरेट एसएससी माना जाता है, तो हमें तो हमारे इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, बरोबर। समझे? अब वो जो मैं पढ़ाऊंगा उसको भी थोड़ा टाइम जाएगा, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फिर उसके आगे कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, फिर अपन आएंगे सेकेंड डेफिनेशन, प्रीवियस ईयर क्या होता है, फिर आएंगे असेसमेंट ईयर पे, फिर आएंगे एसएससी पे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप पहुंचेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर पूरा यही चलने वाला है। ये सब टर्म्स के बाद मेन इनकम टैक्स एक्ट पे, ये इनकम टैक्स चालू हो गया आपका, ये सब एग्जाम में आता है। पर्सन का डेफिनेशन पूछते हैं एग्जाम में, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वेस्ट कुछ नहीं है, सब पूछते हैं एग्जाम में, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा।
बराबर, समझे? तो अभी पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ, लिखवाने के बाद नेक्स्ट लेक्चर तक इतना अच्छे से पढ़ के आना। स्टार्ट में एक्ट धीरे धीरे चलता है, जैसे जैसे आपको याद होते जाएगा, आपकी ग्रिप आते जाएगी ना, तो पढ़ने की स्पीड बढ़ती है। कोई भी सब्जेक्ट जब पहली बार चालू होता है तो थोड़ा धीरे धीरे चलता है। स्टार्ट में थियरी रहती है तो थोड़ा बोर भी होता है, लेकिन ये सब थियरी के बगैर ना मैं आगे पढ़ाऊंगा तो समझेगा भी नहीं आपको। इसलिए मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से चालू किया पढ़ाने को, नहीं तो बीच बीच में कहीं कुछ लिखा रहेगा तो आपको डाउट आएगा ये क्यों लिखा है। बरोबर, तो पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर ये लोग लिखेंगे। पॉज कॉपी, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इतना पढ़ के आना। अगर आज नोटबुक नहीं लाए, नहीं बनाई तो अच्छे से बना लेना। रोज डेली रिवीजन करना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा, सी यू।